हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? देखो, जैसे कि मैंने क्लास 12th का ये फिजिक्स का कोर्स की सीरीज शुरू की है। इसमें सारा का सारा कोर्स आपको कराया जाएगा, A to Z जितने भी चैप्टर हैं। इसी सीरीज़ में हमने पहला लेसन शुरू किया है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसके कई लेक्चर मैंने दे दिए हैं और उसके नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। उनको अच्छी तरह आप देखो, स्किप मत करो। और अब उसी श्रृंखला में हम आगे की तरफ चलते हैं और टॉपिक जो है, अगला टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं आज। जो आज का टॉपिक हमारा होगा कूलॉम का नियम। यानी आज का टॉपिक हमारा होगा कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम यानी लॉ ऑफ कूलॉम्स। लॉ ऑफ कूलॉम्स। लॉ ऑफ कूलॉम्स, ठीक है। इसको हम व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। व्युत्क्रम वर्ग का नियम यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी हम इसको कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा, ठीक है। इस नियम को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी और वो होता है पॉइंट चार्ज। तो इसको समझने पहले आप समझो पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज यानी हम कहेंगे बिंदु आवेश। ये क्या होता है पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश। देखो, बिंदु आवेश ये होता है कि अगर कोई दो आवेश हैं, कोई दो चार्ज हैं, मान लो Q1 और Q2, दो चार्ज हैं और इनके बीच की डिस्टेंस R है, मतलब कुछ दूरी पर रखे हुए हैं कोई दो चार्ज। अगर ये डिस्टेंस इनके साइज से यानी इनके आकार से अधिक है, ये वाली डिस्टेंस इनके बीच अगर डिस्टेंस यानी ये जो दूरी है वो इनके साइज से अधिक है, तब ये जो चार्ज होंगे इनको पॉइंट चार्ज करेंगे, ठीक है। बिंदु आवेश, इसके कोई सुटेबल कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। हम ये कहेंगे कि अगर दो चार्ज किसी भी आकार के हों, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, अगर कोई दो चार्ज हैं और वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, अगर ये डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस इनके आकार से यानी इनके साइज से बड़ी है, तब ये जो चार्ज होंगे इनको पॉइंट चार्ज करेंगे। यानी आप एग्जांपल ऐसा मान लो ये 1 मिलीमीटर का है, ये इसका साइज 1 मिलीमीटर के साइज के हैं और यह जो डिस्टेंस है यह है 2 सेंटीमीटर, यानी मिलीमीटर से सेंटीमीटर बड़ा होगा, यानी ये दो इनके बीच की डिस्टेंस इससे अधिक है इनके साइज से, तब ये जो कहलाएंगे ये चार्ज, इनको हम पॉइंट चार्ज कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये जैसे 1 मिलीमीटर है और उनके बीच की डिस्टेंस ऐसा हो कि ये 1 मिलीमीटर का है, ये सिर्फ एग्जांपल है, आप 1 मिलीमीटर को एकदम एग्जैक्ट ना मान लो, सिर्फ एक समझाने के तौर पे मान लो ये है 1 मिलीमीटर इनका साइज और इनके बीच की डिस्टेंस 0.5 मिलीमीटर है, तब ये पॉइंट चार्ज नहीं होंगे। तब ये क्या नहीं होंगे, तब इनको पॉइंट चार्ज नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत पास पास हैं। पॉइंट चार्ज उस स्थिति में कहेंगे अगर इनके बीच की डिस्टेंस ये इनके साइज से अधिक होती है, तो उसको हम इसे पॉइंट चार्ज कहेंगे, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज समझने के बाद अब हम इसको
जो लॉ ऑफ कूलम्ब है इसको शुरू कर दें। तो चलो शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ। मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे समझाना है, ठीक है। देख कूलम्ब्स लॉ है क्या। कूलम्ब लॉ ये है, जो कूलम्ब का जो नियम है वो ये है कि 1785 में फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कूलम्ब, ठीक है। इन्होंने ये नियम दिया था, इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई 2 पॉइंट चार्ज है, कोई 2 पॉइंट चार्ज, मान लो एक Q1 है और एक Q2 है, और उनके बीच की डिस्टेंस R है, यानी कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अगर 2 चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज, याद रखना पॉइंट चार्ज, और वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, तो डेफिनेटली इनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा। अगर ये लाइक चार्ज है, मान लो ये प्लस है, ये भी प्लस है, या ये माइनस है, ये भी माइनस है, या फिर एक प्लस है एक माइनस है, इनके बीच में एक फोर्स लगना लाजमी है। वो जो फोर्स होता है, जो मान लेते हैं ये प्लस प्लस के हैं, सोच लो, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, और वो कौन सा फोर्स होगा, वो रिपल फोर्स होगा, यानी ये वाला इस वाले को रिपल करेगा इस तरफ, और ये वाला इस वाले को रिपल करेगा इस तरफ, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगा इनके बीच में, ये रिपल फोर्स, इस फोर्स की जो वैल्यू होगी, यानी इस फोर्स का वैल्यू, वो ये जो चार्ज हैं इनके प्रोडक्ट का मतलब इनके गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, दोबारा सुनो। फ्रांस के वैज्ञानिक कूलम्ब ने यह बताया कि अगर 2 पॉइंट चार्ज कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, ये तो पक्का है। तो जो ये फोर्स उनके बीच में अप्लाई होता है, ये लगता है फोर्स, इसकी जो वैल्यू होगी वो जो चार्ज हैं उनके गुणनफल, यानी Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अनुकर्मानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, अनुकर्मानुपाती का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि ये वैल्यू, अगर इनका ये वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, और ये कम होगी तो ये भी कम होगी। देखो कैसे, मान लो Q1, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो Q1 1 कूलम्ब है और Q2 भी 1 कूलम्ब है, तो F की वैल्यू कितनी होगी, F की वैल्यू होगी भाई 1 × 1 = 1, यानी 1 न्यूटन। यानी अगर ये वैल्यू 1 1 1 है तो F की वैल्यू भी क्या होगी, 1 न्यूटन। अब मान लेते हैं Q की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 कूलम्ब, और Q2 की वैल्यू ले लेते हैं 3 कूलम्ब। तब इनके बीच में फोर्स कितना होगा भाई, 2 × 3 6 न्यूटन। यानी देखो, जब Q1 Q2 की वैल्यू कम थी तो F की वैल्यू भी कम आई, जब Q1 Q2 की वैल्यू अधिक हुई तो F की वैल्यू भी क्या होगी, अधिक। इसी को ही कहते हैं कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अनुकर्मानुपाती होता है। यानी जब Q1 छोटे छोटे चार्ज थे तो F की वैल्यू भी क्या होगी, कम ही होगी। भाई अगर छोटे छोटे इतने से चार्ज हैं, कोई दो, तो अगर छोटे छोटे से चार्ज हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से चार्ज हैं, तो उनके बीच में फोर्स क्या लगा, कम ही लगेगा, क्योंकि 2 छोटे चार्ज हैं। और अगर छोटे छोटे चार्ज ना होगा, बड़े बड़े चार्ज हैं, तब उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो अधिक होगा डेफिनेटली। अगर 2 छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, तो वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे, कम। अगर 2 तगड़े तगड़े आदमी लड़ेंगे तो वो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, अधिक। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि F का मान वो इनके प्रोडक्ट यानी गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहला ये बताया उन्होंने, पहली रूल। दूसरा ये बताया उन्होंने, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड ये बताया कि ये जो F है, इनके बीच में जो फोर्स लगा है, वो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये R, इसके स्क्वायर के यानी वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब समझो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर ये डिस्टेंस कम कर दो, मान लो ये है, ये Q1 होगा और बच्चों ये होगा Q2, ये है, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो R इक्वल ये कर दो आप 1 मीटर कर दो, तब F की वैल्यू देखो कितनी आएगी। F इक्वल 1/1 का स्क्वायर बराबर 1, यानी 1 न्यूटन। अगर ये बढ़ा दो, इसकी वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं, चलो इनके बीच की डिस्टेंस को हम कर देते हैं R इक्वल 2 मीटर, तब देखो इनके बीच में फोर्स कितना होगा। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/2 का स्क्वायर इक्वल 1/4 न्यूटन। अब बताओ 1 न्यूटन ज़्यादा है या 1/4 न्यूटन ज़्यादा है? भाई 1 न्यूटन ज़्यादा है, 1/4 उसका चौथाई भाग हो गया, ये कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब R 1 मीटर जब वो कम थी, यानी जब इनके बीच की दूरी कम थी, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो अधिक था। जब इनके बीच की दूरी अधिक कर दी, तो उनके बीच में जो फोर्स था वो कम हो गया। देखो यहाँ पे जब दूरी कम थी तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा, अधिक, 1 न्यूटन हो गया। जब 1 मीटर की दूरी पर रखे तो 1 न्यूटन का फोर्स। लेकिन जब दूरी इनके बीच की बढ़ा दी, 2 मीटर कर दी हमने, 1 की जगह 2 मीटर कर दी, तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स देखो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। नहीं भाई, पहले 1 न्यूटन आया था, अब दूरी बढ़ाने पे 1/4 होगा फोर्स, यानी दूरी बढ़ाने पे क्या होगा, उनके बीच में फोर्स कम हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे इनके बीच की, अगर हम मान लो 2 हैं, ये 2 चार्ज हैं, ये 2 चार्ज अगर पहले नज़दीक नज़दीक रखे हैं, यानी डिस्टेंस कम है उनके बीच, तो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, फोर्स ज़्यादा फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, यानी अगर दूरी कम है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। और अगर हम दूरी ज़्यादा कर देते हैं, अब दूर दूर हो गए, तो दूर दूर होने पे क्या होगा, एक दूसरे पर फोर्स क्या लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे या कम लगाएंगे, पहले के मुकाबले में कम लगाएंगे। भाई दूरी बढ़ गए तो अब क्या होगा, फोर्स वो कम हो गया। समझ में आई बात? तो इस तरीके से ये इसका क्या हो गया, सेकंड, ये दूसरा नियम हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं, कि अगर डिस्टेंस यानी ये जो R है, अगर R बढ़ रही है, इनके बीच की R बढ़ रही है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। यानी इनके बीच अगर दूर हो गई हैं तो फोर्स इनके बीच में एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वो कम हो जाएगा। और अगर नज़दीक ले आएंगे, ऐसे ले आए नज़दीक, कम कर दो डिस्टेंस, तो जब नज़दीक एक दूसरे के आ जाएंगे तो फोर्स क्या लगाएंगे, एक दूसरे पे ज़्यादा लगाएंगे, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है बच्चों कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स वो डिपेंड करेगा, F जो डिपेंड करता है, ये जो फोर्स लगा हुआ है ये डिपेंड करता है इस मीडियम में, जिस मीडियम में ये रखे हैं, यानी डिपेंड मीडियम का मतलब हो गया माध्यम, ये किस माध्यम में रखे हुए हैं। मान लो ये एयर में, अभी फिलहाल हम एयर की बात कर रहे हैं, मान लो ये एयर में रखे हैं बच्चों, ये कहाँ में रखे हैं, एयर में रखे हैं, फिलहाल एयर में, देखो एयर में रखे हैं, तो एयर के अपने, मान लो एयर है यहाँ, ये एयर सम डिस्टेंस कुछ दूरी पर, तो एयर के अपने क्या होंगे, एटम होंगे, छोटे छोटे मोल कण होंगे। वो कण भी तो जब एक दूसरे पे ये फोर्स लगाएंगे तो ये जो बीच में कण आएंगे ये भी तो उस फोर्स पर इफेक्ट डालेंगे कि ज़्यादा कम। तो अगर यहाँ एयर ना होकर तुम ग्लिसरीन रख दो, सोच लो, एक एग्जांपल दे रहा मैं, ग्लिसरीन रख दो। ग्लिसरीन क्या होता है, ग्लिसरीन देखी कभी, ग्लिसरीन रख दो तो क्या होगा, ग्लिसरीन रखे उसके अपने पार्टिकल होंगे, उसके अपने कण होंगे। अगर ये पूरा ग्लिसरीन में रखा हुआ है तो उसके भी तो जो मॉलिक्यूल हैं वो
इस फोर्स के ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं उस पर इफेक्ट डाल लेंगे, बीच में वो मॉलिक्यूल आएंगे तो इफेक्ट डाल लेंगे। और अगर यहाँ पर कुछ ना है, बिल्कुल स्पेस, बिल्कुल वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब कुछ नहीं है, निर्वात है, यो Q1 Q2, अब यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल पार्टिकल कुछ नहीं है, तब फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तब फोर्स एकदम डायरेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, तब फोर्स की वैल्यू कुछ और होगी। कहने का मतलब है एफ की वैल्यू वो मीडियम पर डिपेंड करेगी, अलग अलग मीडियम में अलग अलग फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी। तो एफ की वैल्यू जो है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, ठीक है। तीसरी एक बात और आप समझो कि ये जो फोर्स है, ये फोर्थ बात ये समझो कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स वो इन दोनों चार्जों को जो मिलाने वाली जो लाइन है, यानी इनके सेंटर्स है, सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन क्या है? ये वाली, ये वाली। इस सेंटर लाइन के अनुदिश लगेगा। अनुदिश का मतलब ये होगा कि ये एक दूसरे का जैसे सेंटर है, इनको मिलाने वाली लाइन कौन सी है? ये वाली। तो ये वाला इस पर फोर्स इस तरफ लगाएगा तो ये इस तरफ जाएगा, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इसी लाइन पे बिल्कुल, वो इस तरफ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ पर रखा है, ये यहाँ पर रखा है और ये इस लाइन पे, क्योंकि ये फोर्स इस पर इस लाइन के साथ साथ लगाएगा, इस लाइन के ऊपर ही लगाएगा यहाँ पे, ये ऐसे। तो ऐसे नहीं कि ये इस पर फोर्स यहाँ पर लगाए और ये इधर चला जाए, यानी जिधर ये फोर्स लगाएगा इस लाइन के साथ साथ फोर्स लगाएगा ऐसे, तो ये वाला चार्ज ऐसा जाएगा और ये वाला चार्ज वो ऐसा जाएगा, यानी ऐसे। यानी ये इस पर फोर्स, ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन यानी क्रिया रेखा, इनको मिलाने वाली रेखा क्या है? तो ये वाला इस लाइन के साथ इस पर फोर्स लगाएगा तो ये ऐसा है, यानी ये ऐसा जाएगा, और ये वाला फोर्स इस पर ऐसा लगाएगा इसी लाइन के साथ साथ जो मिलाने वाली लाइन है वो ऐसा है, यानी वो बिल्कुल सीधी जाएगी, ऐसा है। ऐसा नहीं होगा कि ये इस पर फोर्स ऐसा लगाए और ये चला जाए इधर, या ये इस पर फोर्स ऐसा लगाए ये इधर भाग जाए, ऐसा नहीं होगा कभी भी। वो जिस लाइन पे इस लाइन पर फोर्स लगाएंगे तो वो उसी लाइन के साथ ही साथ चलेंगे, ये याद रखना। तो ये जो फोर्स इनके बीच लगेगा वो इनको मिलाने वाली जो रेखा है या लाइन ऑफ एक्शन यानी क्रिया रेखा, इसके अनुदिश लगेगा, ये फोर्थ, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या होगी? वो अनुदिश होगी, अनुदिश। किसके अनुदिश? इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ये 4 बात हमेशा याद रखें। यानी गुलाम नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि अगर 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं और ये रेस्ट में है, ये भी साथ समझ लो, ये स्थिर हैं, ये चल नहीं रहे हैं, ये याद रखना, ये चल नहीं रहे हैं। ऐसे नहीं है कि ये आवेश, ये जो चार्ज है वो मोशन कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, मोशन नहीं कर रहे हैं, ये रेस्ट में होने चाहिए। क्योंकि अगर ये मोशन करेंगे तो मोशन करने से इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बनने से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेट फील्ड बनेगी, तो मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाएगा, तो वो अगले चैप्टरों में आएगा। इसके लिए कंडीशन ये है कि ये दोनों रेस्ट में होने चाहिए। हाँ, किसी सिचुएशन में हो सके कि ये रेस्ट में, यानी ये रुका हुआ है, ये मोशन है, ऐसा हो सकता है, लेकिन दोनों मोशन में नहीं हो सकते। तो ये क्या दोनों, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों रेस्ट में हैं, ये भी रेस्ट है यानी ये स्थिर है, ये भी रेस्ट में यानी स्टेशनरी, स्थिर, दोनों रुके हुए हैं, तब ये इनके बीच में कूलाम का फोर्स जो है अप्लाई होगा। ये बात समझ लो। तो इसलिए इसकी जो मतलब परिभाषा इसमें जो बताया जाएगा कि 2 बिंदु आवेश, 2 पॉइंट चार्ज होने चाहिए और वो स्थिर होने चाहिए, तब उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू इनके जो चार्ज हैं इनके अलग अलग गुणनफल की क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, इसी फोर्स की वैल्यू इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कहा है, ये इसीलिए इसका नाम जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ बताया गया है, ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रम वर्ग का नियम इसी की वजह से है। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तीसरा है, ये जो फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करेगा इस मीडियम पे, जिस मीडियम में रखे हैं।
और चौथी ये बात है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, न ऐसा नहीं लगेगा कि वो इस तरफ से लग जाए, यानी लगाया इस तरफ, वो अगर जिस तरफ फोर्स लगाएगा वो उसी तरफ चलेगा। ऐसे नहीं कि फोर्स ऐसा लगा ये इस तरफ चले गए, इसने इस पर फोर्स लगाया ये इस तरफ चले गए, ऐसे नहीं होगा। ठीक, तो इनको ये जो रूल दिए, अब इनको रूल को मिलाने के बाद देखो क्या निकल कर आता है। ये हुआ तब अगर इन दोनों को हम एक साथ लिखें, ये वाला रूल, ये Q1 Q, अगर इन दोनों को मिला कर लिखें तो ये ऐसे नहीं होगा, ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R इसका, ऐसे लिखेंगे भाई। ऐसा अगर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ये ऐसे मिला के देखो F की वैल्यू इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये क्योंकि ये नीचे में है तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो साइन है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट के ये लगा दें, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो के है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। यानी स्थिर वैद्युत बल नियतांक। इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है, जैसे फोर्स है ना उसी डिपेंड करती है वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी अभी हम बताते हैं इसकी, ये यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल के की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे लिख देते हैं हम। के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हम कह सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 9। और मात्रक क्या होगा इसका, देखो मात्रक कैसे निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यानी मात्रक हो जाएगा, इसको मिटा दूँ, ये मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ये इसका मात्रक। यानी के की जो वैल्यू है अगर ये स्पेस यानी वैक्यूम में निर्वात में रखे हैं, हवा या निर्वात में, तब के की वैल्यू ये होगी। और ये मात्रक कहाँ से आया, इससे। कक्षा 11 में पहला चैप्टर है डायमेंशन वाला, दूसरा चैप्टर, उसमें मात्रक निकालने बताए गए हैं। यहाँ से इसकी हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, वी में फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो अगर वो किसी को नहीं पता है मुझे कमेंट करना, मैं एक लेक्चर में वो समझा दूँगा आपको, ठीक। यहाँ पे ये एप्सिलॉन, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, यानी ये जो है इसको क्या कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, अभी बताऊँगा इसके बारे में। तो ये हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं हम ये, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है बच्चों। इसको नोट्स में लिखवाएंगे हम, आप पहले समझ लो, इसको रफ उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो समझने पर ज़्यादा फोकस करो, आप लिखने की इतने बनी, अगर आपकी समझ में आ गया तो लिख तो आप अपने आप भी लोगे, ठीक है। समझ में मेन समझने पर फोकस करना है और किसी चीज़ पे नहीं। अच्छा ये जो है ये के की वैल्यू जो ये बताई है हमने, ये एप्सिलॉन नॉट, ये जो है इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता इंग्लिश में कहेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ ये अलग चीज़ है, ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा।
तो इस तरीके से हम फोर्स जो है वो इनके बीच में, जो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने ये बता दिया कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में इतना फोर्स लगता है। ठीक है बच्चों। अब अगर इसके बारे में हम ये कहें, इसको रफ कर दूं। ओके, ये जैसे हम ये आया है कि फॉर्मूला ये आया F इक्वल के की वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ 9 इंटू 10⁹9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ से हम जो 1 कूलाम की डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? 1 कूलाम। 1 कूलाम की हम परिभाषा दे सकते हैं। कैसे देंगे? देखो कैसे देंगे। देखो भाई, 2 पॉइंट चार्ज हैं, ये 2 पॉइंट चार्ज है, 1 पॉइंट चार्ज ये, 1 पॉइंट चार्ज ये Q1 है और ये Q2 है। अब बच्चों Q1 Q2 हमें सब 1 कूलाम बनाना है। पहले 1 कूलाम की डेफिनेशन देगी तो Q1 Q2 को 1 लाना है, यानी Q1 Q2 को 1 लाना है। 1 कैसे लाएंगे हम? देखो, अगर हम इनके परिमाण यानी इनके मैग्नीट्यूड, यानी इनको हम ये कह दें कि Q1 इक्वल Q2 इक्वल Q, इसे Q के मान लो, यानी Q1 Q2 बराबर क्या मान लो? Q। और इनके बीच जो डिस्टेंस है ये R को मान लो 1 मीटर। अब Q1 Q2 को जब हमने ये भी Q हो गया, हमें 1 कूलाम लाना, यानी Q की वैल्यू 1 कूलाम लानी पहले। तो अगर Q1 और Q2 इन दोनों को आप Q मान लो, R के बीच की दूरी की 1 मीटर मान लो, और F की वैल्यू क्या हो जाएगी? F की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी पड़ेगी हमें? 9 गुणा 10⁹9 न्यूटन। इतनी तो रखनी पड़ेगी भाई, तभी तो हमारा 1 कूलाम आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे रख दिया हमने 9 गुणा 10⁹9, यहाँ भी होगा 9 गुणा 10⁹9, और ये Q यानी Q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बटे 1 का स्क्वायर। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, कैंसिल, तो Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1, या Q की वैल्यू आ गई ±1। ये भाई Q स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी क्या? Q स्क्वायर -1 इक्वल 0, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ Q का मतलब Q1 Q2, यानी ये Q1 Q2 जिसको हमने Q मान लिया, Q की वैल्यू कितनी? ±1। यानी Q अगर Q1 भी अगर एक बार प्लस में लेंगे, +1 कूलाम ले लो, Q2 भी +1 कूलाम ले लो, या हम कह सकते हैं कि Q2 को -1 कूलाम ले लो, Q2 को भी -1 कूलाम ले लो। यानी या तो हम इन दोनों को प्लस लो, या इन दोनों को क्या लो? माइनस। यानी दोनों जो हैं सजातीय होने चाहिए। देखो, दोनों को अगर प्लस लेंगे तो भी सजातीय, दोनों को माइनस लेंगे तो भी सजातीय, यानी दोनों लाइक चार्ज होंगे। तब 1 कूलाम की क्या परिभाषा निकल कर आती है इससे? देखो Q बराबर 1 कूलाम आ गया नहीं? 1 कूलाम, तो 1 कूलाम की डेफिनेशन क्या हुई? 1 कूलाम को हम कैसे डिफाइन करेंगे आप परिभाषा? तो वो यहाँ देखोगे। अब तो ये 1 कूलाम का देखो कैसा आया, इसकी डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन ये हुई कि 1 कूलाम होता कितना है, यानी ये जो 1 कूलाम है वो कितना होता है। 1 कूलाम को कैसे करेंगे हम डिफाइन? देखो, इसको हम ऐसे कहेंगे कि अगर दो लाइक चार्ज हैं, सजातीय ही होंगे। देखो, या तो दोनों को प्लस लेंगे या दोनों को माइनस लेंगे, तो दोनों क्या होंगे? सजातीय, यानी लाइक चार्ज होंगे। अगर 2 लाइक चार्ज एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे, हमने कितना माना? 1 मीटर, यानी 1 मीटर डिस्टेंस पर 2 लाइक चार्ज रखे हैं, और वो एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाएंगे बताओ? रेपल फोर्स लगाएंगे भाई। अगर ये प्लस हो गए, ये प्लस हो गए, या फिर ये माइनस हो गए, ये भी माइनस हो गए, तो एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाएंगे? रेपल फोर्स, प्रतिकर्षण। ठीक, तो एक दूसरे को ये रेपल फोर्स, कितना रेपल फोर्स लगाएंगे? ये 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन एक दूसरे को इस फोर्स से रेपल करते हैं। तो उस स्थिति में जो Q होगा वो 1 कूलाम कहलाएगा।
यानी परिभाषा ये होगी कि अगर दो लाइक चार्ज को, दो सजातीय आवेशों को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखें तो वे एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रेपल करते हैं। इस स्थिति में चार्ज जो है वो 1 कूलाम कहलाता है। 1 कूलाम, अगर कोई पूछता है 1 कूलाम कितना होता है, तो 1 कूलाम उतना होता है जब दो लाइक चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और एक दूसरे को किस फोर्स से रेपल करें हुए, 9 × 10⁹ या 9 × 10⁹ मीटर न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें, यानी रेपल करें। उस स्थिति में जो चार्ज होगा वो 1 कूलाम कहलाता है। समझ में आई बच्चों? तो ये 1 कूलाम की हमारी क्या होगी परिभाषा। आप एक लाइन में ऐसा बोल सकते हो कि 1 कूलाम आवेश उस आवेश को कहते हैं जब दो लाइक चार्ज परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और वे एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हों, तो उस स्थिति में आवेश 1 कूलाम कहलाता है। तो ये 1 कूलाम की क्या होगी डेफिनेशन होगी बच्चों। समझ में आई आपको? तो इस तरीके से हम जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब कूलाम का जो ये नियम है, इसका हमारा इम्पोर्टेंस क्या है, यानी इसका महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो देखो इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला इसका महत्व, यानी कूलाम के नियम का महत्व क्या है। देखो ये जो कूलाम का नियम है ये बहुत ही, यानी बहुत बड़ी दूरी से लेकर, यानी अगर दो चार्ज बहुत अधिक दूरी पर रखे हैं और तब भी ये लागू होता है, और जब वो बहुत ही नज़दीक आ जाएं तब भी ये लागू होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई एटम है ना, एटम, और एटम के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस। ये क्या है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है भाई, न्यूक्लियस की रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर। यानी इतनी छोटी दूरी, उस दूरी से लेकर बड़ी से बड़ी दूरी, यानी अगर कोई दो चार्ज बहुत ही, इतनी दूरी यहाँ बनाना संभव नहीं है, इतनी दूरी बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं तब भी उनके बीच में जो फोर्स है वो कूलाम के नियम के अनुसार लगेगा। दो चार्ज अगर रखे हैं और अगर ये चार्ज अधिक दूरी पर रखे हैं तब भी उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कूलाम के रूल के अनुसार लगेगा। शर्त ये होगी कि ये स्टेशनरी होने चाहिए, रेस्ट, या फिर एक रेस्ट हो और दूसरा मोशन में हो, दोनों मोशन में नहीं होना चाहिए। यानी हम इसे कहीं भी लागू कर सकते हैं, छोटी से छोटी दूरी या अधिक से अधिक दूरी के लिए भी ये लागू होता है। दूसरी चीज़ ये बताता है ये कि जैसे जो चार्ज होते हैं, जैसे ये प्लस, ये माइनस, या ये प्लस ऐसे, इनके बीच में ये बताता है कि क्या फोर्स लग रहा है। यानी कूलाम का रूल ये ही बताएगा कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन होगा या रेपल करेंगे। अगर दोनों प्लस प्लस होंगे तो रेपल, माइनस माइनस रेपल, लेकिन एक प्लस माइनस तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। तीसरी चीज़ ये बताएगा कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, उनके बारे में भी इससे हमें पता चलता है। कैसे पता चलता है? देखो जैसे ये एटम है, ये न्यूक्लियर, ये एटम है हमारा, और इसके बीच में ये न्यूक्लियस है, ये नाभिक है हमारा, ठीक है। नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा कण होता है, प्लस का, तो इस पर प्लस का चार्ज होगा। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसा है, माइनस।
तो देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक नज़दीक है, तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये इसके नज़दीक रहेगा, तो ज़्यादा फोर्स के साथ ये जुड़ा रहेगा, ये बाहर नहीं भाग सकता। तो उस स्थिति में ये क्या होगा, सॉलिड होगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर हो जाए, यानी ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये प्लस प्लस, अगर ये इलेक्ट्रॉन दूर हो जाए तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ने के कारण इनके बीच में फोर्स क्या होगा, वो कम होगा। कम होने की वजह से ये जो मैटर होगा वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। और अगर ये इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है, यानी इतनी दूरी पर है, ये बहुत दूरी पर, जिससे ये फोर्स है बहुत ही कम हो या ना के बराबर हो, तब ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर गति करने, मोशन करने लगेगा, दूर चला जाएगा, यानी अपनी कक्षा को यहाँ से छोड़ देगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। तो यानी जो मैटर की जो स्टेट यानी अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस, उनके बारे में भी ये हमें जानकारी देता है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के नियम के अनुसार ही ये बदलती हैं और उनके बारे में हमें पता लगता है। ये हमें कूलॉम्स नियम के क्या थे, ये इम्पोर्टेंस थे, यानी इनका महत्व था। ठीक है। अब एक बात और आती है बच्चों, इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेशन पर थोड़ा देखो। लिमिटेशन का मतलब लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ यानी सीमाएं। लिमिटेशन का मतलब होता है सीमाएं। यानी इस कूलॉम के नियम की कुछ सीमाएं होती हैं जहाँ पे ये लागू होता है और कहाँ लागू नहीं होता, यानी कुछ सीमा, हर जगह लागू नहीं होता कूलॉम लॉ, इसकी कुछ सीमाएं हैं। पहली सीमा क्या है, सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि ये जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पॉइंट चार्ज। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज का मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये एक बॉडी है उस पर बहुत सारे चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज। देखो एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, तो ऐसे चार्ज को कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज, यानी सतत आवेश, कंटिन्यूअस चार्ज। कंटिन्यूअस चार्ज पे ये लागू नहीं होता है। अगर इसमें से एक चार्ज ले लो, ये एक, ये ले लो, ये, ठीक है, इनका आकार कितना भी बड़ा हो जाए, छोटा बड़ा, एक एक चार्ज ले, तब इनके बीच में ये जो है वो इसे कहेंगे पॉइंट चार्ज। इसे क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इनके साइज से अधिक होनी चाहिए। तो उस स्थिति में ही ये जो कूलॉम का रूल है वो लगेगा, यानी फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऐसे नहीं होगा कि बहुत सारे आवेश हैं और एक चार्ज ये रखा है, ये बॉडी, ये निकाय कहलाता है, ये रखा है और इनके बीच में कह रहे कूलॉम रूल लग रहा, नहीं, यहाँ कूलॉम रूल नहीं लगेगा वहाँ कि एक चार्ज ये होगा, एक चार्ज और एक चार्ज और ले लो, ये और ये पॉइंट चार्ज है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इनके साइज से अधिक होनी चाहिए, तब ये रूल इनके बीच में फोर्स जो है वो लगेगा। दूसरी ये चीज़ हो कि ये दोनों रेस्ट में होने चाहिए। रेस्ट का मतलब विराम अवस्था में होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये मोशन कर रहा है, ये भी मोशन कर रहा है, ये भी मोशन, यानी ये भी गति कर रहा है, ये भी गति कर रहा है। गति नहीं करनी चाहिए। अगर ये गति करेंगे तो गति, जब इलेक्ट्रॉन्स यानी जब कोई चार्ज जो है जब मोशन में करता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर आगे आएंगे। उस स्थिति में जो है वो कूलॉम का रूल फॉलो नहीं करता, वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगने जाएगा। वो क्या होता है वो आगे चल के पता चलेगा, यहाँ ज़्यादा उसके बारे में समझना नहीं आपको। तो ये मोशन में नहीं होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, विराम की अवस्था में होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। हाँ, एक हो सकता है कि अगर ये रेस्ट में है, ये मोशन में, अगर एक मोशन में है तो भी ये लग जाएगा, लेकिन दोनों मोशन में हों तो नहीं लगेगा।
तो इस तरीके से जो है हमारा इसकी कुछ लिमिटेशन है, यानी जो कूलाम का रूल है इसकी कुछ लिमिटेशन है जो आपको यहाँ पर बताई गई है। ये लिमिटेशन यानी सीमाएं हैं, सुनना ही बात बच्चों का। तो ये कैसा लगा आपको बताओ। इसके नोट्स भी लिखवाए जाएंगे, एकदम इसके नोट्स की वीडियो आपको मिलेगी। आप पहले इसे देखो, इसके जस्ट नोट्स की वीडियो भी आपको एकदम मिलने जाएगी। अगले लेक्चर में हम प्रावैधुतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह सब बताएंगे, और परमिटिविटी क्या होती है सब बताएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, आपको चिंता की कोई बात नहीं। एक चीज़ और समझ लो थोड़ी सी, एक बात, थोड़ा ग्राफ भी एक थोड़ा समझ लो। एफ जैसे हमने बताया था कि एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r² है, तो एफ आर के बीच में ग्राफ भी आता है। देखो ये एफ हो गया हमारा, और ये क्या हो गया आर, ये 0 हो गया। तो देखो अगर दो चार्ज हैं, ये इनके बीच की आर, अगर बच्चों ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी ऐसे 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 करके बढ़ती चली जाए, यानी पहले 0 थी, फिर 1 2 3 4 बढ़ती, इधर बढ़ती चली जाए, तो फोर्स क्या होगा, जो ऊपर था वो सब नीचे आता चला जाएगा फोर्स। यानी अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएं तो फोर्स क्या होता चला जाएगा, वो कम होता चला जाएगा। यानी कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा इसका, इस तरह से। यानी देखो अगर डिस्टेंस आर यही तो है, इस तरफ चलेंगे तो पहले 0 थी, डिस्टेंस बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई बढ़ती जा रही है, तो एफ जो ऊपर हाई था वो क्या करा, नीचे की तरफ आता चला जाएगा। यानी अगर डिस्टेंस को ज़्यादा करते चले जाएंगे तो फोर्स क्या होता चला जाएगा, फोर्स कम होता चला जाएगा। तो ये इनके बीच में क्या है, वो रिलेशन है एफ और आर के बीच। ठीक है बच्चों, तो ये कूलाम्स लॉ था, ठीक है। और इस पर थोड़े से क्वेश्चन ऐसा आ सकते हैं कि अगर दो चार्ज हैं, इनके बीच आर है, वो आधी कर दी जाए, यानी 1/2 कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो फोर्स कितना होगा। तो पहली सिचुएशन सोचो कि अगर पहले ऐसा रहा होगा, पहले उनके बीच आर बराबर 1 रही होगी मीटर, उसके बाद उनके बीच की डिस्टेंस क्या कर दो, हाफ कर दो, तब उनके बीच फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर, आर की वैल्यू 1², ठीक। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी Q1 Q2 इंटू के। और अगर उनके बीच की दूरी आधी कर दो, यानी के Q1 Q2 अपॉन 1/2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, ये ऊपर चला जाएगा। तो एफ क्या हो जाएगी, 4K Q1 Q2, यानी फोर्स क्या हो जाएगा, देखो पहले तो फोर्स था इतना, अब वो होगा 4 टाइम्स, यानी 4 गुना हो गया देखो फोर्स। अगर उनके बीच की दूरी आधी कर दो, यानी पहले एक थी उनके बीच को कम कर दो, यानी पहले वो इतनी दूरी पर रखे थे, अब उतनी दूरी पर कर दिए, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा नहीं भाई, पहले इतनी थे तो फोर्स कम था, अब दूरी आधी कर दी उनके बीच की, तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स बढ़ गया, देखो 4 गुना हो गया। तो इस तरीके से इसके ऊपर सवाल हो सकता है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा है वीडियो, बताना है इसके बारे में बच्चों। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो। इतनी भी बात नहीं तुम मानते तो क्या मानोगे बच्चों, तुम सब इतने लोग देखते हो तो इतनी बात नहीं तुम मान सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए मेहनत से बनाया जा रहा है। इसके जस्ट बाद इसके नोट्स की वीडियो आपके पास आने जाएगी। तब तक के लिए बाय, ठीक।